वेलकम बैक टू ग्लोरियस एम्प्लीफिकेशन। रिट के सिलेबस को हमने काफ़ी गौर से देखा और हमने ये पाया कि इसमें राजस्थान का जो पोर्शन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। लगता है इस बार करीब 15 से 18 या 18 से 20 नंबर ऐसे होंगे जो राजस्थान पर डिपेंड होंगे और यही वजह है कि राजस्थान को हमें बहुत अच्छी तरह बहुत समझदारी से करना है। आज आपके सिलेबस से रिलेटेड जो चीज़ मैं लाया हूँ उसे आप राजस्थान के इतिहास से जोड़ सकते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इतिहास की जानकारी मिलती है पुरातात्विक स्रोतों से और आज इन पुरातात्विक स्रोतों पर हमें एक गहरी नज़र डालनी होगी ताकि आपका सिलेबस कवर हो सके। सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि 1861 वो साल था जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी। एक व्यक्ति थे जो अंग्रेज़ थे, उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। उनकी अगुवाई में ये काम आगे बढ़ा और विभाग की स्थापना हुई और 10 साल बाद 1871 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ACL कार्लाइल। इन्होंने राजस्थान में सबसे पहले पुरातात्विक सर्वेक्षण को शुरू किया था। सन 1902 जब आया तब जॉन मार्शल आए और उन्होंने इस विभाग का पुनर्गठन कर दिया। अब हमारे सामने कई तरह की चीज़ें हैं जिसमें अभिलेख है, प्रशस्तियाँ हैं और भी बहुत सारे ऐसे स्रोत होते हैं और आज हमें उन्हें समझना होगा। जब हम अभिलेख शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि ये तिथि युक्त होते हैं, यानी इनमें कोई डेट दी होती है और ये समसामयिक होते हैं। जहाँ तक राजस्थान के अभिलेखों का सवाल है तो शुरुआती अभिलेख जो थे वो संस्कृत में थे। मध्यकाल जब आया तो अभिलेखों की भाषा संस्कृत के साथ साथ फारसी, उर्दू, राजस्थानी हुई और आधुनिक काल के कुछ अभिलेख ऐसे हैं जो अंग्रेजी भाषा में हैं। जब हम प्रशस्ति शब्द का यूज़ करते हैं तो ये शासक की उपलब्धियों की एक यशोगाथा है जिससे हमें शासक के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाती है। एपिग्राफी वो साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम अभिलेखों का अध्ययन करते हैं। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि अभिलेखों का नाम आए और सम्राट अशोक का जिक्र न हो ऐसा कभी नहीं होता है। तो सम्राट अशोक के जो अभिलेख थे वो प्राकृत और मागधी भाषा में थे और मुख्यतः जो थे वो ब्राह्मी लिपि में थे। हालांकि उस दौर में अन्य लिपियां भी अशोक के अभिलेखों की मिलती है, जैसे खरोष्टी है, एरेमाइक है, यूनानी है। अब चूंकि हम इस चैप्टर का आगाज़ करने जा रहे हैं तो इससे पहले हम ये देख लें कि भारत का एक व्यक्ति था जिसका नाम था रुद्रदामन। ये शक था और इसने एक जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया जो भारत का पहला संस्कृत अभिलेख था। तो आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के अभिलेखों की। आशा है ये वीडियो आपकी रिट की तैयारी में साथ ही साथ राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा की तैयारी में एक मील का पत्थर साबित होगा। तो राजस्थान के जहाँ तक अभिलेख हैं उनकी जो मुख्य भाषा है वो संस्कृत रही है और राजस्थानी रही है। इनकी शैली गद्य और पद्य रही है। लिपि जहाँ तक है वो महाजनी है, कुछ लोग हर्षकालीन भी कहते हैं, लेकिन नागरी विशेष तौर पर काम में ली गई है। राजस्थान के अभिलेखों के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियाँ लेनी होगी आज के हमारे इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं विराटनगर अभिलेख की। विराटनगर वो जगह है जहाँ सम्राट अशोक के हमें 2 अभिलेख प्राप्त हुए, एक है भाब्रू और दूसरा है बैराट शिलाफलक। जहाँ तक भाब्रू अभिलेख का सवाल है तो कैप्टन बर्ट ने इसे विराटनगर की बीजक पहाड़ी से खोजा था और अब यही भाब्रू अभिलेख जो है ये कलकत्ता के अंदर सुरक्षित है। भाब्रू अभिलेख की खासियत ये है कि इसमें बुद्ध, धम्म और संघ इन त्रिरत्नों में आस्था व्यक्त की गई है और यही वजह है कि बहुत सारे लोग इस भाब्रू अभिलेख के तहत ये कहते हैं कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। बैराट शिलाफलक है, ये भी विराटनगर में ही मिला था। दूसरे महत्वपूर्ण चीज़ आती है हमारे नगरी का लेख। 200 से 150 ईसा पूर्व नगरी यानी चित्तौड़ के अंदर। अभी ये नगरी का जो शिलालेख, ये जो लेख है ये उदयपुर के संग्रहालय के अंदर सुरक्षित है। जब हम नगरी लेख को देखते हैं तो हमें आश्चर्य होता है कि इसकी जो लिपि है वो गौसुंडी लेख से काफ़ी मिलती जुलती है और इसी लेख में ये उल्लेख है कि हमें जीवों पर दया करनी चाहिए। इस तरह आप कह सकते हैं कि नगरी लेख बौद्धों और जैनों से संबंधित हो सकता है। अब देखते हैं हम गौसुंडी शिलालेख। ये 2री सदी ईसा पूर्व का है और इसकी 3 प्रतियां मिलती हैं। इसे श्री भंडारकर ने प्रकाशित किया था और फिलहाल ये उदयपुर के संग्रहालय के अंदर सुरक्षित है। इसमें वैष्णव संप्रदाय के से संबंधित प्राचीन अभिलेख यानी वैष्णव संप्रदाय से संबंधित प्राचीनतम जानकारियाँ हमें इस अभिलेख में मिलती है।
जब हम गौसुंडी अभिलेख की भाषा और लिपि को देखते हैं तो भाषा संस्कृत है और इसकी जो लिपि है वो ब्राह्मी है। गौसुंडी अभिलेख, इसके अंदर राजवंश यानी गजवंश, उस समय का जो वंश था, उसके सर्वतात और अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अब हम पहुंचते हैं बरली के शिलालेख पर। एक जगह है मिलोत माता मंदिर, और ये मिलोत माता मंदिर अजमेर जिले के अंदर है। यहाँ एक प्राचीनतम लेख मिलता है राजस्थान का, जिसे हम बरली का शिलालेख कहते हैं। ये 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है और इसकी जो लिपि है वो ब्राह्मी है। ऐसा माना जाता है कि मानमौर्य अभिलेख चित्तौड़ के प्रशस्तिकार पुष्य थे और इसके उत्कीर्णक का नाम शिवादित्य था। अब हम देखते हैं अगला शिलालेख, जो है नांदसा यूप स्तंभ लेख। ये भीलवाड़ा के अंदर मौजूद है। 12 फीट ऊंचा ये एक गोल स्तंभ है और यहाँ पर 2 लेख मिलते हैं। नांदसा यूप स्तंभ लेख कहता है कि शक्ति गुण गुरु या शक्ति गुण गुरु, इसने षष्टिराज यज्ञ संपन्न किया था और स्तंभ की स्थापना सोम द्वारा की गई थी। अगला हमारा महत्वपूर्ण जो अभिलेख है वो है बड़वा यूप अभिलेख। ये अभिलेख बेसिकली कोटा के अंदर है और इसकी भाषा संस्कृत है, जबकि लिपि का जहाँ तक संबंध है तो ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल किया गया है। यही वो अभिलेख है जिसके अंदर कृत संवत 295 का उल्लेख है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, कई बार पूछ लिया जाता है। ये अभिलेख बताता है कि ये मौखरी राजाओं से संबंधित सबसे पहला अभिलेख है और इसमें 3 मौखरी राजाओं का उल्लेख मिलता है। जब हम नगरी के दूसरे शिलालेख को देखते हैं तो नगरी का दूसरा शिलालेख 425 ईस्वी का है। इसे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था भंडारकर, उन्होंने नगरी से खोजा था और फिलहाल ये अजमेर के संग्रहालय के अंदर सुरक्षित रखा हुआ है। इसकी भाषा संस्कृत है और लिपि नागरी है। इसमें विष्णु पूजा से संबंधित काफ़ी जानकारियाँ दी गई है और इसमें सत्य, श्रीगंध और दास 3 भाइयों का उल्लेख है। अब हम आते हैं छोटी सादड़ी के भ्रमर माता अभिलेख पर, जो 490 ईस्वी का है। ये छोटी सादड़ी पहले चित्तौड़ में था और अब यह प्रतापगढ़ जिले के अंदर है। इसमें संस्कृत पद्य की 17 पंक्तियां दी हुई है। ये 5वीं शताब्दी का अभिलेख है और ये माना जाता है कि इसमें गौर वंश और औलिकार वंश का उल्लेख है। इस अभिलेख के अनुसार गौर वंशियों ने भ्रमर माता का ये मंदिर बनवाया और इसी अभिलेख में लिखा हुआ है कि मृत्यु के बाद ब्राह्मणों को दान देने की प्रथा उस समय प्रचलित थी। इसका लेखक पूर्वा है और प्रशस्ति की रचयिता ब्रह्मसोम थे। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा अगला जो लेख है वो है बसंतगढ़ का लेख। ये राजा वर्मलाद से संबंधित है और इस बसंतगढ़ के लेख में सामंत प्रथा पर प्रकाश डाला गया है। एक महत्वपूर्ण अभिलेख और है जो उदयपुर के राजवंश से संबंधित है, मेवाड़ से संबंधित है। उसे कहते हैं शामौली का शिलालेख। ये मेवाड़ की भोमट तहसील से मिला है और इसमें राजा गुहिल शिलादित्य का उल्लेख है। इसकी भाषा संस्कृत है जबकि लिपि कुटिल है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यही अभिलेख ये बताता है कि गुहिलों का वास्तविक समय क्या था, यानी आप कह सकते हैं कि गुहिलों के समय को निश्चित करने वाला अभिलेख शामौली का शिलालेख है। इसी शिलालेख से पता चलता है कि जावर के अंदर तांबे जस्ते का उत्खनन शुरू हो चुका था। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने एक शिलालेख आता है अपराजित का शिलालेख। ये नागदा के कुंडेश्वर मंदिर से प्राप्त हुआ है और इसमें ये पता चलता है कि गुहिल अपराजित ने दुष्टों को नष्ट किया और नाव रूपी केट भरीपू का मंदिर बनवाया। नाव रूपी केट भरीपू ये विष्णु के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द है। तो पता चलता है कि किस तरह से गुहिल ने दुष्टों को नष्ट किया और फिर एक विष्णु मंदिर बनवाया। अगला है कणसवा का अभिलेख जो आपके 736 या 738 ईस्वी का है और ये इसमें अंतिम मौर्य राजा का उल्लेख है और उस अंतिम मौर्य राजा का नाम था धवल। जब हम पश्चिमी राजस्थान की ओर हमारा रुख करते हैं तो हम पाते हैं कि हमें मंडौर अभिलेख प्राप्त होता है। ये 837 ईस्वी का अभिलेख है, मंडौर जोधपुर के अंदर है और इसके अंदर गुर्जर नरेश बाउक का उल्लेख है। साथ ही साथ मंडौर अभिलेख से हमें गुर्जरों की वंशावली, विष्णु पूजा और शिव पूजा का उल्लेख भी मिलता है। एक महत्वपूर्ण अभिलेख और है जिसे हम घटियाला शिलालेख कहते हैं। ये 861 ईस्वी का है और जोधपुर का है और इसमें 2 लेख हैं।
अब इसके अंदर जो घटियाला शिलालेख 1861 का है, इससे हमें काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलती है, जैसे कुक्कुट प्रतिहार, उसके द्वारा इसे उत्कीर्ण करवाया गया। ठीक है, इसी के अंदर मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण शिलालेख है और इसका लेखक मग था। उत्कीर्णक के रूप में इसमें कृष्णेश्वर का नाम लिया जाता है। घटियाला शिलालेख तत्कालीन वर्ण व्यवस्था का उल्लेख करता है, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कहा जाता है कि मूल लेख जो था वो मूल लेख इसका जो है वो महाराष्ट्री भाषा में है और साथ ही साथ उसका संस्कृत में अनुवाद भी दिया गया है। इसी घटियाला शिलालेख से हमें पता चलता है कि हरिश्चंद्र ब्राह्मण और उसके 4 पुत्र थे और किस तरह से उसके बाद में उनके वंश ने आगे प्रगति की। जब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमें एक चीज़ मिलती है, ग्वालियर प्रशस्ति जो राजा मिहिर भोज की है। ये प्रशस्ति तिथिहीन है, लेकिन विद्वानों का अनुमान है कि शायद इसका समय 880 रहा होगा। मध्य प्रदेश में ये प्राप्त होती है और इसकी जो भाषा है वो संस्कृत है, जबकि लिपि ब्राह्मी है। इसके लेखक के रूप में बालादित्य को जाना जाता है और इसमें 17 श्लोक दिए गए हैं। इसी ग्वालियर प्रशस्ति से पता चलता है कि भोज ने विष्णु का मंदिर बनवाया और इस ग्वालियर प्रशस्ति की 4थी पंक्ति इसमें प्रतिहार वंश की वंशावली दी गई है। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हमें 1170 का बिजौलिया शिलालेख मिलेगा, जिसका प्रशस्तिकार गुणभद्र था। इसमें सांभर और अजमेर के चौहान वंश का उल्लेख है। ये चौहान वंश पृथ्वीराज चौहान का वंश है। वासुदेव द्वारा चौहान राज्य की स्थापना की गई थी और सांभर झील का निर्माण किया गया था। साथ ही साथ उस समय अहिछत्रपुर राजधानी के रूप में बनाई गई थी। चौहानों को एक तरीके से वत्स गोत्री ब्राह्मण इसी बिजौलिया शिलालेख के अंदर कहा गया है। ये माना गया कि वो एक तरीके से ब्राह्मण थे। साथ ही साथ इसमें कुछ प्राचीन स्थलों के नाम भी दिए गए हैं, जैसे भूमि अनुदान को उस समय डोहली कहा जाता था, गांवों की बड़ी इकाई को प्रतिगण कहा जाता था। यही अभिलेख जो बिजौलिया शिलालेख है ये हमें बताता है कि तत्कालीन समय में जो ग्राम अधिकारी था उसे महत्तम कहते थे और प्रतिगण अधिकारी जो था उसे पाणिनि कहते थे या पारिग्रही कहते थे। विग्रह राज चतुर्थ उसने दिल्ली को जीता था और ये उल्लेख हमें इस बिजौलिया शिलालेख 1170 के अंदर मिलता है। अब हम मेवाड़ की ओर रुख करेंगे और हम देखेंगे कि चित्तौड़ के अंदर जैन कीर्ति स्तंभ है। वहाँ 3 लेख हैं और ये माना जाता है कि ये 13वीं शताब्दी का है। स्तंभ की स्थापना जो थी वो शाह जीजा ने की और उसी के वंश का इसमें उल्लेख भी है। साथ ही साथ इसी कीर्ति स्तंभ के अंदर हम्मीर के कृपा पात्र धर्मचंद्र का उल्लेख है कि किस तरह उसने मान स्तंभ बनवाया था। दूसरा लेख स्यादवाद पर प्रकाश डालता है। फिर हम थोड़ा और आगे मेवाड़ में बढ़ेंगे तो हमें अचलेश्वर प्रशस्ति देखने को मिलेगी और ये अचलेश्वर प्रशस्ति हमें बताती है कि किस तरह से अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति हुई। साथ ही साथ इसमें लिखा गया है कि परमाणु का जो मूल पुरुष था वो धूमराज था। तो इस तरह ये काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और हमें इनकी जानकारी हर तरह से रखनी होगी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि लूण वसी प्रशस्ति दी हुई है। ये लूण वसी प्रशस्ति जो है ये संस्कृत भाषा में है और इसका रूप गद्य है। इसमें ये बताया गया कि आबू जो परमार थे उनके समय में वस्तुपाल और तेजपाल वंश की उपस्थिति थी और ये दोनों उस समय कार्यरत थे। तेजपाल जो था इसने नेमिनाथ मंदिर अपनी पत्नी अनुपमा के श्रेय के लिए बनवाया था। मतलब ये हुआ कि इस मंदिर को बनवाने का श्रेय नेमिनाथ मंदिर को बनवाने का श्रेय तेजपाल को है और उसकी पत्नी का नाम था अनुपमा और उसे यशस्वी बनाने के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। जब ये मंदिर बन गया नेमिनाथ मंदिर तो इसमें जो मंदिर की प्रतिष्ठा थी वो विजय सेन सूरी नामक संत ने की थी। नेमिनाथ मंदिर प्रशस्ति 1230, इसके अंदर ये दूसरी प्रशस्ति है, एक लूणवसी प्रशस्ति 1230 है और दूसरी नेमिनाथ मंदिर प्रशस्ति 1230 है। ये जो नेमिनाथ मंदिर प्रशस्ति 1230 है इसमें ये लिखा हुआ है कि यशोधवल ने कुमार पाल के शत्रु मालवा के बल्लाल को मार दिया था। इस यशोधवल के 2 बेटे थे, एक का नाम था धारावर्ष और दूसरे का नाम था प्रहलादन देव।
इस धारावर्ष का पुत्र सोम सिंह था, जिसके समय ये नेमिनाथ मंदिर बना था। ये माना जाता है कि इसका रचनाकार सोमेश्वर देव था, जबकि इस प्रशस्ति को जिसने खोदा उसका नाम चंडेश्वर था, और विजय सेन सूरी वो व्यक्ति थे जिसने इस मंदिर की प्रतिष्ठा की। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हमें चिरवा अभिलेख देखने को मिलेगा। ये चिरवा अभिलेख बेसिकली उदयपुर के अंदर आया हुआ है और ये 1273 ईस्वी का है और इसमें 36 पंक्तियां लिखी हुई है। मेवाड़ राजवंश से संबंधित ये एक बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है। इसकी भाषा संस्कृत है, लिपि देवनागरी है और इसमें 51 श्लोक लिखे हुए हैं। इसी से ये पता चलता है कि गुहिल समर सिंह के समय तक किस तरह मेवाड़ का इतिहास आगे बढ़ता रहा, यानी समर सिंह के समय तक का उल्लेख हमें इस चिरवा अभिलेख के अंदर मिल जाता है। इसी चिरवा अभिलेख से हमें ये पता चलता है कि तला रक्षकों के कार्य क्या थे, सती प्रथा उस समय किस तरह से आगे बढ़ रही थी, और ये बहुत सारे सामाजिक पक्ष ऐसे हैं जो इस चिरवा अभिलेख द्वारा हमारे सामने आते हैं। ये माना जाता है कि रत्नप्रभ सूरी ने चित्तौड़ के अंदर इस चिरवा अभिलेख की रचना की थी। पार्श्वचंद वो व्यक्ति था जिसने इसे अभिलिखित किया था, इसने लिखा था, जबकि कैली सिंह वो व्यक्ति था जिसने इस चिरवा अभिलेख को उत्कीर्णित किया था, जबकि एक शिल्पी था देलहन, उसने इसे दीवार में लगा दिया था। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो रसिया की छतरी 1274 का उल्लेख मिलता है और इसमें इसे ब्राह्मण वेद शर्मा ने लिखा था। ये जो रसिया की छतरी है इसमें सूत्रधार सज्जन एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसे उत्कीर्णित किया था, ये ऐसा माना जाता है। इसी रसिया की छतरी में ये उल्लेख है कि गुहिल जो है वो बापा के पुत्र थे। इसके अलावा बहुत सारी जानकारियां इसके अंदर दी गई है। फिर थोड़ा और आगे हम बढ़ेंगे तो हमें सचियाय माता अभिलेख औसिया का देखने को मिलेगा। इसके बारे में परीक्षा में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है और सचियाय माता अभिलेख जो है ये मारवाड़ की राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डालता है। इसमें कलहण और कीर्तिपाल नामक दो व्यक्तियों का उल्लेख है। साथ ही साथ यही सचियाय माता अभिलेख है जो धारावर्ष को विजयी बताता है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हमें श्रृंगी ऋषि का शिलालेख मिलेगा जो 1426 या 1428 ईस्वी का है और ये महत्वपूर्ण है, ये मेवाड़ से संबंधित है। इसमें अगर इसकी वर्तमान स्थिति देखी जाए तो एक लिंग जी मंदिर जो बना हुआ है मेवाड़ में उसके निकट इसकी उपस्थिति है। ये श्रृंगी ऋषि का शिलालेख महाराणा मोकल के समय का है और मोकल की बीवी, मोकल की पत्नी का नाम गौराम्बिका था। उनकी मुक्ति के लिए श्रृंगी में महाराणा मोकल ने जो कुंड बनवाया था उसका उल्लेख इसके अंदर दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि श्रृंगी ऋषि के इस शिलालेख का रचयिता जो था वो वाणी विलास योगेश्वर था। इसी के अंदर हम्मीर, लाखा, खेता वगैरह का उल्लेख है और ये पता चलता है कि लाखा ने काशी, प्रयाग और गया में मंदिर बनवाए थे। साथ ही साथ मोकल ने नागौर के फिरोज को और गुजरात के अहमद को हराया। इन बातों का उल्लेख भी श्रृंगी ऋषि के इस शिलालेख में मौजूद है। एक और शिलालेख आता है 1429 ईस्वी का जिसे हम समिदेश्वर मंदिर शिलालेख कहते हैं। ये कहा जाता है कि इसके रचयिता एक नाथ थे और इसमें मेवाड़ के शिल्पियों की वंश परंपरा की जानकारी मिलती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अच्छी तरह से आप दिमाग में रखिएगा कि मेवाड़ी शिल्पियों की वंश परंपरा की जानकारी देने वाला एकमात्र अभिलेख जो हमारे सामने है वो है समिदेश्वर मंदिर अभिलेख। फिर हम थोड़ा आगे जाएंगे और देखेंगे कि रणकपुर प्रशस्ति, इस रणकपुर प्रशस्ति का जो लेख है 1439 का 1439 का, इसमें कुंभा तक के समय का उल्लेख है। साथ ही साथ ये बताया गया है कि किस तरह से महाराणा कुंभा ने प्रारंभिक विजय प्राप्त की, उस समय का समाज कैसा था, उस समय का धर्म कैसा था, और ये भी पता चलता है कि रणकपुर का जो निर्माण किया वो दीपा ने किया था। तो ये कुछ जानकारियां हैं जो हमें मिलती है। इसी 1439 में रणकपुर प्रशस्ति जो है उसमें प्रशस्तिकार को देपाक बताया गया है। साथ ही साथ मेवाड़ राजवंश और धरणक सेठ के वंशों का भी इसमें उल्लेख है। बापा और काल भोज अलग अलग व्यक्ति हैं, ये जानकारी हमें रणकपुर प्रशस्ति 1439 से मिलती है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है और ये माना गया इसी प्रशस्ति के अंदर कि गुहिल जो है वो बापा के पुत्र थे। थोड़ा और आगे जाएंगे और चित्तौड़ पहुंचेंगे तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1440 हम देखेंगे। ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति चित्तौड़ की है और इसके प्रशस्तिकार के रूप में महेश भट्ट को जाना जाता है। बेसिकली ये कुंभा की प्रशस्ति है और इसमें कुंभा के ही ग्रंथों का उल्लेख है। ये पता चलता है कि मालवा व गुजरात की संयुक्त सेना को हराकर किस तरह से महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था।
इसी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में हमें पता चलता है कि कुंभा ने बहुत सारी उपाधियां धारण की थी और उनका उल्लेख इसके अंदर मौजूद है। अब हम चलते हैं राजसमंद की कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, जो 1460 की है। ये माना जाता है कि इसके भी प्रशस्तिकार जो थे वो महेश थे। ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें काफ़ी सारी ऐसी जानकारियाँ मिलती है मेवाड़ के राजवंश से संबंधित जो अन्य कई जगह नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल, मेवाड़ के शासकों की वंशावली को जानने का ये बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। साथ ही साथ दास्ता, तपस्या, वर्णाश्रम, शिक्षा, यज्ञ कैसे होते थे, इन तमाम चीज़ों की जानकारी इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 में मिलती है। इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अलावा कुंभलगढ़ का एक शिलालेख और है जो 1460 का ही है। उसकी भाषा संस्कृत है और लिपि नागरी है। एकलिंग मंदिर जो है उसका वर्णन है, साथ ही साथ वहाँ बहने वाली कुटिला नदी का उल्लेख है। और ये भी बताया गया है कि चित्तौड़ तत्कालीन समय में एक वैष्णव तीर्थ था। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके अलावा ये कहा गया कि जो बप्पा थे वो वंश प्रवर्तक थे। साथ ही साथ और बहुत सी जानकारियाँ इसके अंदर मिलती है, जैसे लाट विनोद का इसमें उल्लेख है, खुमान के विजयों का उल्लेख है, मेवाड़ के 4 विभागों की जानकारी दी गई है जो चित्तौड़, आगाट, मेवाड़, बागड़ वगैरह थे। हम्मीर को विषम घाटी पंचानन इसी कुंभलगढ़ शिलालेख में कहा गया, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। कुंभा का वर्णन इसके अंदर काफ़ी डिटेल से है और गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार इस प्रशस्ति का जो रचयिता था वो महेश भट्ट था। तो इस तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण है जिसकी जानकारी हमें रखनी है। अब हमारे सामने आती है 1594 की राय सिंह प्रशस्ति। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये महत्वपूर्ण प्रशस्ति है क्योंकि जो राय सिंह थे उनके अकबर से संबंध काफ़ी अच्छे थे। इसके प्रशस्तिकार जैन मुनि जैता थे और बीका से लेके राय सिंह तक का उल्लेख इस राय सिंह प्रशस्ति 1594 में मिल जाता है। साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि किस तरह से राय सिंह ने काबुलियों, सिंधियों और कच्छियों पर अपनी विजय प्राप्त की। इस राय सिंह का जो मंत्री था वो था करमचंद और उसी ने बीकानेर दुर्ग का निर्माण करवाया था। ये जानकारी हमें राय सिंह प्रशस्ति से मिल जाती है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हमें आमेर का एक लेख मिलेगा 1612 का, जिसमें कच्छावा वंश को रघुकुल तिलक कहा गया है। साथ ही साथ पृथ्वीराज, भारमल, भगवंत दास और मानसिंह का उल्लेख उसमें मिलता है। बरबत का लेख ये 1613 से 1614 का है और इसे मरियम उज़्ज़मानी के से संबंधित माना जाता है कि उसने बयाना में बाग और बावड़ी बनवाई थी, जिसका उल्लेख इसके अंदर है। अगली है जगन्नाथ राय प्रशस्ति 1692। इसके प्रशस्तिकार कृष्ण भट्ट थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस जगन्नाथ राय प्रशस्ति 1652 इसकी भाषा संस्कृत है और लिपि देवनागरी है और इसके अंदर काफ़ी सारी जानकारियां हमें देखने को मिल जाती हैं। इसके अंदर बप्पा रावल से लेके जगत सिंह सिसोदिया तक के समय का अच्छी तरह से सांगोपांग विवरण है। सांगा किस तरह से गुर्जरों से और मालवा से लड़े थे, किस तरह से महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी युद्ध हुआ था, कर्ण सिंह के समय सिरों जो अब मध्य प्रदेश में उसका किस तरह से विनाश हुआ, जगत सिंह के पुत्र और उसने किस तरह जगन्नाथ राय के मंदिर का निर्माण करवाया। ये तमाम जानकारी हमें जगन्नाथ राय प्रशस्ति से मिल जाती है। जब आप इस मंदिर को देखेंगे तो ये मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ है, जिसे अर्जुन की निगरानी में सूत्रधार भाणा और मुकुंद की अध्यक्षता में बनाया गया था। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमें काफ़ी हद तक जानना चाहिए। फिर है बेड़वास गांव की प्रशस्ति 1668। ये राज सिंह प्रथम के समय की है। इसकी भाषा मेवाड़ी जबकि लिपि जो है वो नागरी है। इसमें भागचंद और भटनागर जो थे वो जगत सिंह के प्रधानमंत्री थे, ये बात लिखी हुई है। साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि फतेह चंद भटनागर जो थे वो राज सिंह के पीएम बने। तो ये 2 महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री मेवाड़ के रहे, उनके नाम की जानकारी इससे मिल जाती है। साथ ही साथ ये पता चलता है कि उस समय गांव की सीमा पर जो चुंगी लगती थी उसे देश दान कहते थे। लूट के समय जो दंड लगाया जाता था उसे उभय दंड कहते थे। ये माना जाता है कि बेड़वास गांव की प्रशस्ति का प्रशस्तिकार हम्मीर था और इसकी लिपि को तैयार जिस व्यक्ति ने किया उसका नाम भवानी शंकर था। राज सिंह प्रशस्ति 1676 ये राजसमंद की है। इसका प्रशस्तिकार रणछोड़ भट्ट को माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है राज सिंह प्रशस्ति आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इसमें काव्य के 24 सर्ग और 1105 श्लोक हैं। 9 चौकी पाल पर
इसे स्थापित किया गया है। ये कहा जाता है कि इस शिलाओं पर खुदवाने के आदेश जय सिंह ने दिए थे और इस राज सिंह प्रशस्ति में बप्पा से लेकर जगत सिंह द्वितीय तक का उल्लेख है। साथ ही साथ अमर सिंह की मेवाड़ मुगल संधि की जानकारी भी राज सिंह प्रशस्ति से मिल जाती है। ये भी पता चलता है कि राजसमंद झील जो है वो अकाल राहत के तहत बनी थी। साथ ही साथ जो बप्पा रावल हैं उनके लिए वाष्प शब्द का इस्तेमाल इस राज सिंह प्रशस्ति में किया गया है। इसी राज सिंह प्रशस्ति में करण सिंह के तुलादान और जगत सिंह के दान का उल्लेख है। साथ ही साथ औरंगजेब के युद्ध संधि व संबंधों का उल्लेख भी इसके अंदर मिल जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख थे जिनकी जानकारी देने का मैंने आपको प्रयास किया। बहुत पॉइंट टू पॉइंट में चला हूँ, एक भी फिजूल स्टेटमेंट नहीं दिया है। बहुत मेहनत से नोट्स तैयार किए थे मैंने, जिन्हें आपके सामने प्रस्तुत किया है। आशा है ये वीडियो अगर आप 3-4 बार सुन लेंगे तो आपके जो ऐतिहासिक अभिलेख हैं उनसे संबंधित सारे प्रश्न आपके कवर करेगा। और वीडियो आते रहेंगे। जय हिंद।